नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आतंकवाद को लेकर बनाई गई फिल्म द केरल स्टोरी विवाद के बावजूद इस वीकेंड अब तक 33 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। देश के 2 राज्यों को छोड़ दें तो देश के कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री भी किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी फिल्म को लेकर बयान देते हुए कहा है कि इस फिल्म के जरिए निर्देशकों ने ये बताने की कोशिश की है कि देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग किस तरह से बिना किसी हथियार के आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म काफी अच्छी है और इस फिल्म को देश के हर नागरिक को देखना चाहिए। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा बैठक की, जिसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि संबंधित विभाग और ITDA विभाग हेल्पलाइन नंबर को नई तरीके से विकसित करने पर काम कर रहा था, जिसके चलते 3 सेवाओं में इसका काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सेवा के माध्यम से सभी विभागों की रिपोर्ट एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगी, जिससे कि अधिकारी उस काम को करने में सक्षम होगा और वही उसका उत्तरदायित्व भी करेगा। सीएम ने कहा कि सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और सचिव हर 15 दिन में इसकी समीक्षा करेंगे और मेरे द्वारा भी महीने में 1 दिन मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा की जाएगी। उत्तराखंड में बीजेपी खुद को लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयार कर रही है। इस वक्त प्रदेश की 5 सीटों में बीजेपी के सांसद हैं। वहीं अब बीजेपी संगठन ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत अपने सभी सांसदों को उनके क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जहां पर वो लगातार आम लोगों से बातचीत करेंगे और फीडबैक भी लेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस ने अब बीजेपी के इस निर्णय पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने कहा कि मैं महेंद्र भट्ट से ये कहना चाहती हूं कि यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण है और जोखिम भर रहेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में आपके सांसद अपने क्षेत्र में नहीं गए हैं, युवा बेरोजगार हैं और इन सभी सवालों का जवाब उन्हें आम लोगों को देना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निर्णय लिया है कि वो 15 मई से लेकर 15 जून तक अपने 5 सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र में भेजेंगे। यानी कि अब जब हम लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं तो भाजपा को अपने सांसद और संसदीय क्षेत्र दोनों याद आ गए हैं। मैं महेंद्र भट्ट जी से कहना चाहती हूं कि ये आपके सांसदों के लिए चुनौती भरा तो रहेगा ही, बल्कि जोखिम भरा भी रहेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों से जिन सांसदों की तलाश उनके संसदीय क्षेत्र की जनता कर रही है वो खासी नाराज और आक्रोशित है। युवा भर्ती परीक्षाओं में हो रहे घपले घोटालों को लेकर आक्रोशित हैं, तो महिलाएं अपने प्रति बढ़ते हुए अपराध और न्याय और अत्याचार को लेकर क्षुब्ध हैं। वहीं किसान मुआवजा न मिलने की वजह से और गन्ना का समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी न होने की वजह से क्षुब्ध हैं। तो व्यापारी और मजदूरों की हालत आप जानते ही हैं। और उधर हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और नैनीताल जिले के विकास कार्यों को लेकर विभागीय समीक्षा की। इस दौरान सड़कों की गुणवत्ता की शिकायत को लेकर सतपाल महाराज ने कहा कि जल्द सरकार एक ऐप बनाने जा रही है, जिसके माध्यम से सड़क में कहीं भी गड्ढा हुआ तो जनता उस गड्ढे की फोटो ऐप के माध्यम से भेजेगी, जो कि सीधे विभाग के पास पहुंचेगी, जिसे विभाग तत्काल ठीक करके उसी ऐप में ठीक हुई सड़क की फोटो अपलोड करेगा। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता की शिकायत अगर मिली तो तत्काल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं सतपाल महाराज ने कहा कि पंचायतों में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सीधे किए जा सकें, इसके लिए भी केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। जैसे निकायों में मेयर के चुनाव होते हैं, उसी प्रकार ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुना जा सके। करके हमने एक ऐप का हम निर्माण करने जा रहे हैं। उसका लोकार्पण जो है 15 मई के लगभग हो जाएगा। उसमें आप गड्ढे की फोटो खींच करके हमें भेजेंगे और रिपेयरिंग के बाद दोबारा जो है डिपार्टमेंट फोटो खींच करके आपको भेजेगा। उसका रेखांश और अक्षांश उसके अंदर मिल जाएंगे, पूरी लोकेशन मिल जाएगी। इसी प्रकार का ऐप गुजरात में भी इस्तेमाल किया गया, हम भी यहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हमारी सड़कें गड्ढा मुक्त बने और जनता की जो समस्या है उसका निराकरण हो।
उधर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का नाम एफआईआर में दर्ज हो गया है। मामला ऋषिकेश में एक व्यक्ति के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ है। इससे पहले जब मारपीट की वीडियो वायरल हुई थी तो पीड़ित ने एफआईआर के लिए पत्र पुलिस में दिया था और बताया था कि मंत्री ने मेरे साथ मारपीट की। बावजूद इसके एफआईआर में मंत्री का नाम नहीं था। वहीं कांग्रेस ने इसके ऊपर सवाल खड़े किए थे कि आखिर मंत्री का नाम क्यों नहीं है। हालांकि अब एफआईआर सामने आ गई है जिसमें मंत्री का नाम है। वहीं मंत्री के नाम होने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह रखा है कि जो भी दोषी होगा वह सामने आएगा। हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, विपक्ष को जब मुद्दे नहीं होते हैं तो अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं, क्योंकि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में गलत किसी के साथ नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। ये ठीक है कि एक जनप्रतिनिधि के नाते सब लोगों को संयम बरतने की आवश्यकता रहती है, वो संयम बरतना चाहिए। और समाज के ऐसे लोगों को भी जिनको ये भी ना पता कि आखिर किसी मिनिस्टर से कैसी बात करनी है, उनको भी अपने अंदर विचार करना चाहिए। इस प्रकार के विषय दोबारा निर्माण न हो, इन सब लोगों को प्रयास करें। उधर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मिली धनराशि का वितरण किया। पात्र व्यक्तियों को धनराशि का वितरण करते हुए दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। सरकार राहत कोष के माध्यम से गरीब परिवारों की मदद भी कर रही है। कार्यक्रम के तहत कन्याओं की शादी और अन्य मदों में आवेदन करने वाले 110 पात्र लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त 8,70,000 रुपए की धनराशि के चेक का वितरण किया गया है। हरिद्वार में धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे प्रशासन के अभियान से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। मामले में डीएम से मिलने पहुंचे कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के 5 विधायकों के दल ने जिलाधिकारी पर वादा खिलाफी और मनमानी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और फुरकान अहमद का कहना है कि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर मनमानी कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ रणनीति बनाकर इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। रामनगर में मीडिया सेंटर की स्थापना को लेकर पत्रकारों द्वारा लंबे समय से शासन प्रशासन से मांग की जा रही है और वर्ष 2010 में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जनसभा के दौरान रामनगर में मीडिया सेंटर बनाए जाने की घोषणा भी की गई थी। लेकिन 13 वर्ष बीतने के बाद भी आज तक रामनगर में मीडिया सेंटर की स्थापना नहीं हो पाई है, जिसको लेकर देवभूमि मीडिया क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र पपने और महासचिव राजीव अग्रवाल के नेतृत्व में पत्रकारों ने विधायक दीवान सिंह बिष्ट और नगर पालिका अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि मीडिया सेंटर स्थापना को लेकर कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य लोगों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक मीडिया सेंटर बन नहीं पाया है। उत्तराखंड में कर्मकार कल्याण बोर्ड का आखिरकार गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोर्ड के गठन को लेकर मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब जल्द ही इसके आदेश जारी कर इसके बारे में सूचना दे दी जाएगी। बता दें कि बोर्ड के गठन न होने के चलते राज्य में श्रमिकों के हितों से जुड़ी तमाम योजनाओं को लेकर कर्मकार बोर्ड की तरफ से सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। लिहाजा बोर्ड का गठन होने के बाद वित्तीय रूप से नई योजनाओं पर काम हो सकेगा। बोर्ड में विभिन्न सदस्यों को नामित किया गया है। हालांकि अध्यक्ष के तौर पर श्रम सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ही बने रहेंगे। इससे पहले कर्मकार बोर्ड पिछली बीजेपी सरकार में काफी विवादों में रहा था और बोर्ड में भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आई थी, जिसके बाद बोर्ड को भंग कर दिया गया था। अब बोर्ड को नए सिरे से गठित किया जा रहा है और इससे सैनिकों की योजनाओं पर इसका सीधा असर पड़ने जा रहा है।
देहरादून में प्रशासन ने जमीन और भवनों की खरीद फरोख्त में 18.67 करोड़ की स्टाम्प शुल्क की चोरी पकड़ी है। शुल्क चोरी करने पर 7 लोगों को जुर्माना और ब्याज के साथ रकम जमा करनी होगी। प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि कुछ मामलों में जमीन और भवनों की खरीद फरोख्त में सर्किल रेट या कम एरिया दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई है। ऐसा कर स्टाम्प शुल्क कर जमा कराकर इस दौरान कम जमा कराया, जिस वजह से सरकार को राजस्व की काफी चपत लगाई गई है। इस पर डीएम सोनिका ने स्टाम्प शुल्क चोरी के मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एडीएम वित्त और राजस्व रामजी शरण शर्मा ने बताया कि संपत्तियों का मुआयना किया गया। जांच में 18,67,226 स्टाम्प ड्यूटी में कमी पाई गई। संबंधित संपत्ति मालिकों पर 8,45,509 रुपए का अर्थ दंड इस दौरान लगाया गया है। साथ ही 6,24,130 रुपए ब्याज सहित कुल धनराशि 33,46,865 जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है। वर्तमान में स्टाम्प शुल्क में काफ़ी मामले आए हैं और इनका हमने जब जांच किया तो 18,67,000 के आसपास हमारी स्टाम्प कमी के नोटिस हमने जारी किए थे, जिनका स्पॉट इंस्पेक्शन करने के बाद इसमें 8,45,000 का अर्थदंड और 6,34,000 का ब्याज लगा के कुल 33,42,000 रुपये के स्टाम्प के मामले अभी तक डिसाइड हुए हैं और जिनमें नोटिस जारी हो चुके हैं। और इनको अगर तत्काल जमा नहीं कराया जाता है तो संबंधित डिफॉल्टर से 10% एक्स्ट्रा लेके लगभग 36 लाख रुपए की वसूली अब ये अगले कुछ दिनों में जमा कराई जाएगी। जो लोग रजिस्ट्री कराते हैं और उनको कई बार जो बीच के मिडिलमैन होते हैं वो कहते हैं कि स्टाम्प बचने के लिए कुछ। उधर गदरपुर के मुख्य बाजार में विधायक प्रतिनिधि रामपुर लिखी हुई बाइक का चालान करने पर बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और धरने पर बैठने की चेतावनी दी। दरअसल मुख्य बाजार में एक युवक बाइक को तेज गति से चलाते हुए 112 पुलिसकर्मी को दिखाई दिया। इस पर युवक की बाइक को लाकर थाने में खड़ा किया गया और उसका चालान करने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए और थाने में थाना अध्यक्ष से मुलाकात कर सब इंस्पेक्टर चंद्र सिंह पर कार्रवाई करने की मांग की। इस बीच बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा थाना परिसर पहुंचे और कथित दुर्व्यवहार करने वाले सब इंस्पेक्टर चंद्र सिंह को गदरपुर से हटाने की मांग की। मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी भी पहुंच गए और उन्होंने भी समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता अपनी मांग पर अड़े रहे। इसके बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने एसएसपी से बात की और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच 3 दिन के भीतर की जाएगी और तब तक चंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर सीओ ऑफिस बाजपुर अटैच रहेंगे। गदरपुर थाने के एक दरोगा हैं जिनके खिलाफ पूर्व में भी कई बार दुर्व्यवहार की शिकायतें आई हैं और आज भी उन्होंने कुछ लोगों से दुर्व्यवहार किया है और जिसमें कुछ हमारे कार्यकर्ता भी हैं, कुछ आम जनता भी है। और इसी विषय को लेकर आज यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता हमारे आए थे और अभी मैंने आदरणीय कप्तान साहब से बात भी करी है। सीओ साहब जी यहाँ थे और उनके संज्ञान में पूरा मामला दिया है और उनको तुरंत यहाँ से सीओ ऑफिस अटैच करने के लिए बोल दिया गया है और बाकी उसके बाद जांच भी उनके खिलाफ होगी। वहीं दिनेशपुर थाना अंतर्गत कालीनगर गांव में बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने 4 लोगों की जमकर पिटाई की है और फिर उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। कालीनगर गांव में 4 युवक नशे की हालत में बच्चों के संग खेलकूद करने लगे, तभी एक बच्चे को इन 4 युवकों ने कोल्ड ड्रिंक पिला दी। फिर एक बच्चे ने उनसे कोल्ड ड्रिंक की मांग की तो उनमें से एक युवक ने उस बच्चे को लेकर कोल्ड ड्रिंक दिलाने के लिए अपने साथ ले जाने लगे। तभी उसके परिजनों ने देख लिया और बच्चा चोर समझकर शोर मचाया, जिस पर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और 4 युवकों की ग्रामीणों ने इस दौरान जमकर पिटाई कर दी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। हमें फोन पे पता चला, मैं चितरंजनपुर था कहीं, कि ये बच्चा कृष्णा नाम के कालीनगर गांव के हैं। फील्ड में खेल रहे थे, कई सारे बच्चे थे। 4 अज्ञात लड़के हैं जो 2 बाइक पे थे ये लोग और करीबन 200 से 300-400 मीटर लगभग बच्चे को बाइक में उठा के ले आए। किसी ने कहा कि तुम्हारे परिवार का बच्चा ले जा रहे हैं। फिर जब गांव वालों को पता चला तो उनके पीछा किया गया, आके गांव में रोका। उनका ये कहना था कि मैं इनको पेप्सी पिलाने जा रहा हूँ। तो अज्ञात है, कोई जान ना पहचान, दारू पी रखे हैं और हमें पूरा संदिग्ध है
कि ये लोग आए दिन ऐसे कांड हो रहे हैं, तो इसकी जांच पड़ताल पूरी तरीके से होनी चाहिए। सच्चाई क्या है, क्योंकि एक अज्ञात आदमी अज्ञात बच्चों को किसी को जान ना पहचान लेके जा रहे हैं और फिर रोक नहीं रहे। दारू पिया हुआ है, कोई हल्द्वानी के कह रहे हैं, कोई रुद्रपुर के कह रहे हैं। ये कल हमें भी सूचना मिली थी रात्रि में करीबन 7-8 बजे के टाइम पे हम लोगों को सूचना मिली थी, ग्रामीण द्वारा सूचना दी गई कि कोई बच्चा चोर गिरोह घूम रहा है और इन्होंने बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करी है। तो इस सूचना पर हम लोग गए वहाँ मौके पर 4 व्यक्ति हमें मिले और गाँव वाले मिले। तो गाँव वाले भी यहाँ पे थाने पर भी आए थे और बच्चों को भी हम लेकर आए। पूछताछ में जो हमें पता चला कि वो व्यक्ति 4 जो व्यक्ति थे वो नशे में थे और उससे पहले वो बच्चों के साथ खेल कर रहे थे और उसका वीडियो भी उन्होंने अपने घर के ग्रुप में डाला है, भेजा है। और उसमें से किसी बच्चे से जीतने पर उन्होंने उनको पेप्सी भी पिलाई। पेप्सी पिलाने के बाद एक बच्चे ने बोला कि मुझे फ्रूटी पीनी है, तो उसमें से एक व्यक्ति उस बच्चे को फ्रूटी पिलाने के लिए ग्राउंड से बाहर ले गया। तो परिजनों को लगा कि ये हमारे बच्चे को किडनैप करके लेकर गया। और उधर हेमकुंड साहिब की यात्रा 20 मई से शुरू होनी है। इस साल भारी बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब में 10 फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है। हेमकुंड साहिब में लगातार हो रही बर्फबारी यात्रा की तैयारियों में बाधा बनी हुई है, जिसके चलते यात्रा तैयारियों में बार बार खलल पड़ रहा है। सेना के जवानों ने बार बार इस दौरान अटलाकोडी से हेमकुंड साहिब तक बर्फ हटाने के साथ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा परिसर में बर्फ हटाने का काम किया, लेकिन बार बार बर्फबारी से दोबारा फिर से बर्फ को हटाना पड़ रहा है। मौसम खुलने के साथ ही एक बार फिर से सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।